चलो स्टार्ट करें। आवाज क्लियर है? हेलो। यस सर। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, ये शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग? शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। जैसे आपको ना बस इसमें ना इमेजिनेशन करना है, चीजों को समझना है। जैसे कि आपने सिंपल सा पानी लिया है, सिंपल से क्या लिया है? पानी। और पानी में कोई भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगा। ठीक है, पानी में क्या नहीं होगा? किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं होगा। तो पानी का वाष्प जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा? हेलो। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब मतलब क्या हुआ कि जो भी पानी आपने शुद्ध लिया है उसको आप गर्म करोगे तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? जल्दी बनेगा। ठीक है। और आपको पता है किसी भी चीज को गर्म करते हैं ना तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाते हैं। जैसे द्रव होते हैं तो अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं, अणु परमाणु होते हैं ना। और गैस में क्या होते हैं? अणु परमाणु क्या होते हैं? दूर दूर चले जाते हैं। फिजिकल स्टेट तो ये बोलते हैं ना। तो वैसे चीज होता है, मतलब जो द्रव अवस्था में है उसको हमको गैस अवस्था में बदलना है। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब में ये है। तो कैसे बदलते हैं? जब भी हम उसको टेम्परेचर देंगे तो कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और वाष्प दाब किसे कहते हैं? क्लियर है ना कि वाष्प दाब क्या होगा? जब इस द्रव को हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, तो इसके जो कण होंगे वो निकल निकल कर ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाकर जब इसके ऊपर हम लोग ढक्कन लगा देंगे, अगर कुछ कोई भी ढक्कन नहीं लगेगा तो इसका वाष्पन हो जाएगा, पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पन। लेकिन अगर यहाँ पर कोई हमने इस पर कवर कर दिया, ढक्कन लगा दिया, तो ये वाष्प सतह जो ढक्कन से टकराकर वापस द्रव की सतह पर दाब लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। द्रव की सतह पर जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें दो चीजें होगा। किसी चीज को गर्म करोगे दो चीज होता है इसमें। एक तो होता है वाष्पन और दूसरा होता है संघनन। तो सब आपने घर में देखा होगा कि जो द्रव होता है, अगर उसको आप लोग गर्म करोगे तो उसमें जो भाप बनने लगते हैं वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। और अगर हम लोग ढक्कन लगा दे उसमें किसी भी प्रकार का, और ढक्कन लगाने के बाद अगर वो कण सतह से टकराकर वापस नीचे की ओर आता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। और वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है, तो वाष्पन किसे कहते हैं? निष्कासन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले द्रव के अणु का सतह से निकलना क्या कहलाता है? वाष्पन। अब ये सोचो, जब इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट देंगे, गर्म करेंगे, और गर्म देंगे तो सतह पर जो कण रहेगा उस कण का ऊर्जा, निष्कासन ऊर्जा माने निकलने की जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा तो सतह को छोड़कर क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। और संघनन किसे कहते हैं? वाष्प अवस्था के अणुओं का आपसी टक्कर द्वारा अपनी ऊर्जा को त्याग कर द्रव में परिवर्तित होना। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ सतह पर जो कण है उसको हमने ऊर्जा दिया, तो उसका ऊर्जा इतना ज्यादा हो गया कि वो इस सतह को छोड़कर ऊपर चला गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पन ऊर्जा। और ऊपर जाने के बाद दो कण आपस में टकराए, और टकराने के बाद जब उसकी ऊर्जा कम हो गया तो वापस द्रव अवस्था में आ गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संघनन। ठीक है। मैं क्लास ले रहा हूँ भाई। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये जो चाय है, चाय का केतली है, इसको आपने गर्म किया तो इसका क्या हो गया? वाष्पन हो गया। दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से देखो, इसका वाष्पन हो गया। लेकिन जब ये वाष्पन हो गया तो एक कण आपस में क्या होंगे? टकराएंगे, और टकराने के बाद नीचे की ओर आ जाएंगे। ये क्रिया क्या कहलाएगा? संघनन। ठीक है, बड़ा आसान चीज है। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जानने वाली चीज, जो परिभाषा आपको जानना है वो है ये वाली, वाष्पन, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ये जो टर्म्स हम लोग बार बार यूज करेंगे फ्यूचर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब को यही समझ लो मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ। आपको दो तरीके से समझना है चीजों को। एक जो परिभाषा आपको बुक में लिखना है वो वाली, और एक सिंपल रूप से हमको समझने के लिए। तो समझने के लिए क्या होता है, ये जो कण है टकराने के बाद ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद उसी वाष्प का नीचे इस सतह पर एक प्रेशर लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब। ठीक है। द्रव की सतह पर जो प्रेशर लगेगा, किस पर लगेगा? द्रव की सतह पर जो प्रेशर फील होगा ना, देखो ये, यानी कि यहाँ पर मानते हैं कि कण ऊपर उठकर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस सतह पर एक प्रेशर लगेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब।
ठीक है, जैसे कुकर में होगा ना, तो इमेजिन करो कुकर है, कुकर में आपने पानी डाला है, पानी में जब वो धीरे धीरे गर्म होता है तो उसका क्या बनता है, वाष्प बनता है। और वाष्प बनने के बाद उस वाष्प नीचे द्रव की सतह को भी टकराता होगा। ठीक है, टकराता है तो वो जो प्रेशर लगाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। जब वाष्प दाब की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो जो ढक्कन होता है वो बर्दाश्त यानी कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तब वो सीटी के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, और जितनी भी चीजें आपको कुकर से बाहर निकलता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, वेपर कंडीशन में होता है ना, वाष्प में। ठीक है, तो ये होता है वाष्प दाब। ठीक है, किसकी आवाज आ रहा है रे, थोड़ा सा कीरकार का आवाज ठीक कर लो तो। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। जो भी द्रव होते हैं उसके वाष्प दाब को कौन कौन क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला होता है विलायक की प्रकृति। क्या होता है तुम्हारा, विलायक की प्रकृति। और प्रकृति कहते ही आप लोग समझ जाना उसके बीच कैसा नेचर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। प्रकृति कहने का मतलब या वो द्रव फॉर्म में होगा या गैस फॉर्म में होगा या लिक्विड या द्रव का वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला विलायक की प्रकृति, विलायक की कैसा नेचर है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर विलायक, आप क्या बोल रहे हो, विलायक, विलायक के जो अणु है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। अब देखो ये जो दो कण हैं, ये दो कण आपस में बहुत ज्यादा अच्छे सघनता से क्या हुआ है, जुड़ा है। तो इसको हम लोग गर्म करेंगे तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या मात्रा चाहिए, ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसको तोड़ने के लिए भी ज्यादा मात्रा में हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन ये सोचो दूसरा अणु ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। अब इसको जैसे ही थोड़ा सा हीट दोगे ये दोनों अणु क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी किस पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर। और पहला चीज ये लिख रहा है, द्रव के अणुओं की निष्कासन की प्रकृति उसके अंतरा आणविक बलों पर निर्भर करता है। और अंतरा आणविक बल कहने का मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखो दो मैं अणु बना दिया हूं, एक तो है तुम्हारा ईथर और एसिटेन और एसीटोन, और दूसरा क्या है तुम्हारा एल्कोहल। अब इसको समझिए क्या बोल रहा है। जो तुम्हारा ईथर है उसको मैं अलग से इमेजिन कर दिया, देखो ये जो ईथर है इसके अणु क्या है तुम्हारे, अलग अलग है। यानी कि अणु है और दो अणु के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा दूर दूर है, अणु क्या है तुम्हारे दूर दूर है। ये मान लो कि ये ईथर का एक अणु है और ये ईथर की दोनों अणु है और दोनों अणु के बीच में दूरी थोड़ा ज्यादा है। और दूरी ज्यादा है तो क्या होगा तुम्हारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अब इसको जैसे ही आपने, मैं ऐसे मानने के लिए बोल रहा हूँ कि आपने 25 अंश सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो ये आसानी से टूट जाएगा और टूटने के बाद ये क्या हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। समझ रहे हो ना। आप द्रव को किसको बोलते हैं, देखो ठोस में क्या होता है, कण एकदम पास पास होते हैं, द्रव में क्या होते हैं, थोड़ा से दूर दूर होते हैं, और गैस में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं ना। तो आपको वाष्प में बदलना है, कहने का मतलब क्या है, आप द्रव को किस फॉर्म में चेंज कर रहे हो, गैस फॉर्म में। तो ये जो दोनों के जो दो अणु आपस में जो पास पास, उसको जैसे ही दूर करोगे तो कौन फॉर्म में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। यही चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो समझ आया। ये देखो ये अणु दूर दूर है और दूर दूर रखा है, इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसको जैसे ही हमने 25 अंश सेल्सियस टेम्परेचर दिया, मानने के लिए मान रहा हूं मैं, तो ये पूरे अणु क्या होते गए, टूटते गए। ऐसे इसमें बहुत सारे होंगे ना, और टूट कर किसमें बदल गए, वाष्प में। तो इसको देखो कितना सारा वाष्प बना हुआ है, बना कि नहीं बना है। लेकिन अगर सेम चीज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्कोहल के बारे में, तो एल्कोहल को देखो यहाँ पर दूर दूर शो किया गया और यहाँ पर पास पास शो किया गया। और पास पास शो किया कहने का मतलब क्या है, इनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है तुम्हारा, हाई है, लिखा भी है हाई है। और जब हाई है मतलब क्या होगा, अब इसको अगर मैं 25 अंश टेम्परेचर दूं, कितना दूं मैं, 25 अंश, तो केवल हजारों में से केवल 4-5 अणु ही क्या होंगे, टूटेंगे और टूट करके इसमें बदलेंगे, वेपर में बदलेंगे। समझ रहे हो। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट में देख लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, अब आ रहे हैं क्या, अब आ रहे हैं। सर पायल के साइड का नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपका आवाज अच्छे से आ रहा है। ठीक है पायल, ठीक है, चलो मैं आगे, जिसका साइड से आवाज आ रहा है वो बंद कर दे क्रिप्टेड। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ गया कि जिसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, उसको कम टेम्परेचर देंगे, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और बॉन्ड जैसे आसानी से टूटा मॉलिक्यूलर, तो वो क्या हो गया, वेपर में बदल जाएगा। लेकिन अगर उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो उसको
ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और वो कम मात्रा में क्या होता है, वेपर बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ईथर के जो अणु होते हैं उसके बीच क्या होता है, वंडरवाल फोर्स होता है। और वंडरवाल फोर्स आपको पता है वीक होता है, आसानी से टूट जाता है। लेकिन एल्कोहल के दो अणुओं के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे दिया है टेम्परेचर, दे दिया है, ये इधर टेम्परेचर दिया है और इधर वेपर प्रेशर। तो देखो, जो वाटर होता है उसका वेपर प्रेशर कम मात्रा में बनता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर बनता है लेकिन कम बनता है, देख रहे हैं ना। लेकिन सेम टेम्परेचर में बात करें तो डाई एथिल ईथर ज्यादा मात्रा में वेपर देता है, एसीटोन उससे ज्यादा मात्रा में वेपर देता है, और डाई एथिल ईथर उससे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वेपर देता है। तो ये उसके ग्राफ है। ठीक है, इसमें यही चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ताप। अब हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे ही हम लोग किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने पर उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ता है कि बढ़ता है, तो ये सीधा सीधा रिलेशन रखा है कि टेम्परेचर देने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। अगर आप कोई अणु है उसको गर्म करोगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर 20 अंश सेल्सियस दिया है, तो टेम्परेचर कम है, उस कंडीशन में केवल 4 कण वेपर के शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर कितना कर दिया, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। पायल को बस नहीं आ रही, किसी और को, सबको, किसी को नहीं आ रहा सुनाई है। नहीं दे रहा है सर। ठीक से सुन रहे हैं सर। हेलो हेलो सर आपका आवाज आ रहा है सर। पायल, बस तेरे को ही समस्या लग रहा है, बाकी लोग को तो ठीक है। बाकी लोग में किसको किसको यामिनी आवाज आ रहा है मेरा, करिश्मा, करिश्मा गांव के है जिसको वेलकम। करिश्मा आवाज आ रहा है मेरा? अरे पल्लवी, आवाज है ठीक ठाक? यस सर ठीक है। चलो सर ठीक है, आपका आवाज क्लियर आ रहा है। ठीक है। किसका माइक से आवाज आ रहा है, बंद करे तो रे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सीधा सीधा रिलेशन है, मैं एकदम डायग्राम से समझा दूं तो आपके माइंड में आना भी चाहिए। जो मैं मेहनत किया हूं ना, इसमें दिखना भी चाहिए तुमको, कि केवल ऐसे नहीं कि ये मैं लिख दिया हूं, ये नहीं है। एक एक चीज को मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, उस हिसाब से आप लोग मेहनत किया करो रे। ठीक है, जो मैं मेहनत किया हूँ वो आपके रिजल्ट में भी दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल से पढ़ लिए और खत्म कर दिए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पर दिख रहा है कि 20 अंश सेल्सियस है और ये क्या है, 37 अंश सेल्सियस। और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, कथनांक। क्या है तुम्हारा, कथनांक। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि वो कितनी जल्दी से क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये टेम्परेचर से सीधा सीधा रिलेट करता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है ये। किसके माइक से आवाज आ रहा है, बंद करो। हेलो, जिसके भी माइक से आवाज आ रहा है बंद करो तो। ठीक, नेक्स्ट है क्या है, द्रव की शुद्धता। क्या है तुम्हारा, द्रव की शुद्धता। कोई द्रव जितना ज्यादा शुद्ध होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर उसकी हाई होगा। अब ना ये इमेजिन के लिए मैं जो बार बार बोलता हूँ उसी चीज को और बोल रहा हूँ, कि आपने घर में रखा है शक्कर बनाते, चाय बनाते हो ना, तो केवल आपने पानी डाला है तो पानी क्या होता है, जल्दी से इसका वाष्प बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन आप उसमें क्या डाल दिए, शक्कर डाल दिए, तो शक्कर डाल दिए तो क्या जल्दी से वाष्प बनेगा क्या, नहीं। क्योंकि सबको पता है कि जो शक्कर के कण होते हैं वो कैसे होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, उनका वाष्प नहीं बनता। तो ये हमेशा याद रखिए, जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है अस कंपेयर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा होता है। इसमें यही पॉइंट आपको लेके चलना है। जो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा होता है, याद रखना, या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा होता है, ये पॉइंट नोट कर लो। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि विलयन या शुद्ध विलायक या जो सॉल्यूट होता है वो क्या होगा, तुम्हारा शुद्ध होगा। लेकिन विलयन कभी भी शुद्ध हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उसमें दो चीज मिलेगा, एक मिले और विलायक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसमें कोई ना कोई फिजिकल कैरेक्टर आ जाता है जिसके कारण उसका वाष्प दाब हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ वो जो हाँ? पहले बताए नहीं, कथनांक जब कम रहता है तो वो क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बढ़ता है, वो समझ नहीं आया। अरे वो बॉइलिंग पॉइंट वाले बोल रही है क्या? यस सर। अरे पागल, देख ये देखो,
मैं ना लिख रहा हूँ, जो बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है ना उसको मैं समझा रहा हूँ कि जो पानी होगा उसका 100 अंश सेल्सियस होता है, ठीक है। 100 अंश सेल्सियस पर क्या होता है, वेपर बन जाता है। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, ज्यादा है मान लेते हैं। लेकिन मैं ऐसी मान लो कि जो एल्कोहल है, क्या है तुम्हारा एल्कोहल, वो कितने में उबल जाता है, 75 अंश सेल्सियस, ऐसी मानने के लिए मान रहे हैं कि कितने में उबल जाता है। तो देखो जो एल्कोहल है, अगर उसको हम लोग जैसी 75 किए तो वो वाष्प में बदल गया। लेकिन एल्कोहल पानी को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बदलने के, वाष्प में बदलने के लिए 100। तो जिसकी वेपर प्रेशर हाई होता है उसका, सॉरी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 अंश सेल्सियस, और एल्कोहल का कितना है तुम्हारा 75 अंश सेल्सियस, तो किसका वेपर पहले बनेगा, एल्कोहल का बनेगा ना। आप जैसी 75 में पहुंचोगे तो एल्कोहल का तो वाष्प बन जाएगा। लेकिन पानी को पहुंचने, वाष्प बनने के लिए कितना चाहिए आपको, 100 अंश सेल्सियस। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जैसे कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लो है, कितना है तुम्हारा 75 अंश सेल्सियस, तो उसका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। ठीक है। यस सर। फिर ये इसी चीज को समझाने के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया था, ठीक है। राउल्ट ने कब दिया था, 1886 में, ये अपना एक नियम दिया था। और उसने भी एक रिलेशन निकाला था। क्या रिलेशन निकाला था, देखो, प्रयोगों के आधार पर विलयन के वाष्पशील घटकों के आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब एवं विलयन के मूल प्रभाज के मध्य में क्या होता है, मात्रात्मक संबंध होता है। और ये सेम चीज आप हेनरी के नियम में भी पढ़े थे, याद करिए। हेनरी का नियम भी वही बोलता है जो नियम क्या बोलता है तुम्हारा, राउल्ट का नियम बोलता है। क्या अंतर है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। वो भी मात्रात्मक संबंध बताया था किसमें, हेनरी का नियम क्या बोलता है, आपको याद है ना, पी समानुपाती होता है एक्स के, यही बोला था। और सेम तो राउल्ट भी बोल रहा है कि भाई पी आंशिक वाष्प दाब, पी क्या होता है, विलयन के क्या होता है, मात्रात्मक संबंध होता है किसके, और क्या बोले यहाँ पर मात्रात्मक संबंध मतलब मूल प्रभाज के मात्रात्मक संबंध होता है। तो ये चीजें हम लोग आगे पढ़ते हैं। और राउल्ट को नियम को समझाने के लिए फिर अलग अलग कंडीशन रखा गया। अब यहाँ पर हम विलयन के लिए पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, विलयन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, द्रव द्रव से बने विलयन का वाष्प दाब। और द्रव द्रव कैसे हैं, दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे, वाष्पशील हैं। दोनों के दोनों कैसे तुम्हारे, वाष्पशील। जैसे कि आपने पानी मिला लिया है और एल्कोहल मिला लिया, दोनों को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वो वाष्प बनेगा। और उससे जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उससे क्या बनेगा तुम्हारा, सॉल्यूशन बनेगा। उसको राउल्ट के नियम से समझते हैं, ठीक है। क्या बोला है राउल्ट का नियम, क्या कहता है, किसी निश्चित ताप पर, यहाँ पर आपको क्या जरूरी होता है, टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर वाष्प दाब अलग अलग होता है। आप पानी को सोच लो कि आप 20 अंश सेल्सियस पे गर्म करोगे तो पानी का कभी भी वाष्प नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि 20 अंश सेल्सियस पर किसी प्रकार का वाष्प नहीं बनता। लेकिन आप 100 अंश सेल्सियस पर गर्म करोगे तो क्या बनेगा, उसका वाष्प बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो वो टेम्परेचर अलग अलग होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन, किसी विलयन के किसी भी, अब यहाँ पर टर्म्स देखो, किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, क्या बोला है, आंशिक वाष्प दाब, हाँ। उसके क्या होता है, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव का। अब देखो ये जो तुम्हारा विलयन बना है, ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा विलयन बना है इसमें दो घटक है, दो अवयव है, एक जो लाल कलर का दिख रहा है वो, और एक जो नीला कलर का दिख रहा है वो। और दोनों के दोनों कैसे अवयव हैं, वाष्पशील है, दोनों के दोनों क्या बनेगा, वाष्पशील होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको राउल्ट का नियम लगाना होगा तो हम एक एक घटक का वाष्प दाब निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक एक घटक का क्या करेंगे, वाष्प दाब निकालेंगे, ठीक है। तो किसी विलयन का किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, अगर हम रेड वाले का निकालेंगे तो रेड वाले लिखेंगे, लिक्विड ए का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, लिक्विड ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। उसी प्रकार हम लिक्विड बी का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिक्विड बी का आंशिक वाष्प दाब, लिक्विड बी या जो लिखा है कि मोल प्रभाज क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये जो डायग्राम है वो किसको समझा रहा है तुम्हारा, केवल ए टाइप वाले को। इसको आपने ए मान लिया है और इसको आपने बी मान लिया, लिखा भी है, ठीक है। तो हम अब किसी एक ही घटक के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एक घटक क्या है कि तुम्हारा वाष्पशील अवयव है। अब देखो क्या होगा, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है वो क्या है तुम्हारा, द्रव कंडीशन में है कि नहीं है, द्रव कंडीशन में है,
ये लिक्विड है और लिक्विड कंडीशन पर इसके मोल प्रभाज हैं। ये जो भी कण दिख रहा है वो कैसा कंडीशन है तुम्हारा, लिक्विड कंडीशन में। अब इसको आप क्या करोगे, गर्म करोगे। क्या करोगे आप, गर्म करोगे। गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद जो सतह पर जो अणु होगा जिसका निष्कासन ऊर्जा ज्यादा होगा वो निकल कर ऊपर चला जाएगा और किसमें बदल जाएगा तुम्हारा, वाष्प में। किसमें बदल जाएगा, वाष्प में। और वाष्प में जाने के बाद ये जो कण होगा इस सतह पर एक दाब लगाएगा, उस दाब को हम लोग पीए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीए नॉट। ठीक है, पीए मतलब क्या हुआ, विलायक ए का वाष्प दाब। पीए का मतलब क्या हुआ, विलायक ए का वाष्प दाब। अब चूंकि यहां पर नॉट लिखा है तो नॉट का मतलब जो पहले पढ़े उनको पता होगा क्या होता है, बताओ तो। शुद्ध अवस्था में नॉट लगा मतलब क्या होगा तुम्हारा, शुद्ध अवस्था में। ठीक है, तो पीए नॉट मतलब क्या हो गया, विलायक, शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का क्या, ए का क्या होगा, वाष्प दाब। आया समझ, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब हमने इसको क्या किया, गर्म। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर आपने कभी भी, आपको पता है कि जो मोल प्रभाज होता है वो एक इकाई के बराबर होता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिक्विड ले लूं और गैस ले लूं, लिक्विड ले लूं और क्या ले लूं, गैस ले लूं, इन दोनों का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा, एक इकाई के बराबर होगा। वो इकाई आपका 1 भी हो सकता है, वो इकाई आपका 100 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। अब ये मान लो कि ये शुरू में जो लिक्विड अवस्था में है उस पर जो इनमें जितने भी कण थे उसकी मोलों की संख्या या मोल प्रभाज की संख्या तुम्हारा 100 रहा होगा। कितना रहा होगा, 100। अब आप इसको क्या कर दिए, गरम कर दिए। गरम कर दिए तो कितने कण चेंज हुए, देखो तुम्हारा 1 2 3। मैं, अरे यार इनको आगे नहीं बात कर सकते। हेलो, हेलो सर, आए ठीक चल रहा है सर, क्या चलने के लिए, चल ठीक आ रहा हूँ, ठीक है। हेलो, नेटवर्क गया रे। हेलो, 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 आया आवाज में वापस, ठीक है। तो अरे मना स्कूल का मीटिंग चल रहा है, मैं अभी खत्म करके ना क्लास लेता हूँ। मैं कर लूँ क्या क्लास में फुर्सत से, यस सर। ठीक है। मीटिंग चल रहा है, मैं क्लास अभी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। यस यस सर। ठीक है, 22 मिनट